Hello everyone, welcome to Law Classes. In this session, we will see the भारतीय न्याय संहिता 2023 जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला आपके सभी स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, एपीओ एग्जाम्स के लिए एंड ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस में भी ये आपके इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिस भी एग्जाम में पहले आपके आईपीसी पूछी जाती थी, अब वहाँ क्या पूछा जाएगा, भारतीय न्याय संहिता। तो जहाँ पर भी आपसे भारतीय न्याय संहिता पूछा जाएगा, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे एंड देन 25 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। सो पीक्यूएस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा ये क्या रहेगा, पार्ट फर्स्ट। तो हम भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका बेस क्या है, चार्टर एक्ट 1833। आखिर हम चार्टर एक्ट 1833 की बात क्यों कर रहे हैं, तो चार्टर एक्ट 1833 ही है जहां पर पहला इंडिया का फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप किया गया था और उसके चेयरमैन किसको बनाया गया था, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले को बनाया गया था। तो चार्टर एक्ट 1833 से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये फर्स्ट लॉ कमीशन सेटअप किया गया था जिससे हमारा आईपीसी बन के आया था। चार्टर एक्ट 1833 से ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डेजिग्नेट कर दिया गया था। क्या डेजिग्नेट किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में किसे अपॉइंट किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को अपॉइंट किया गया था। एंड लेजिस्लेटिव पावर बेस्ट कर दी गई थी सोनली इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल। और काउंसिल को एम्पावर किया गया, लॉज बनाए, रेगुलेशंस बनाए, किसके लिए, सभी लोगों के लिए। एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1833 लीगलाइज द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, राइट। अब हम इंडियन पिनल कोड देखेंगे 1860, जिससे अब हमको पिनल कोड की जगह क्या मिल गया है, न्याय संहिता मिल गया है। तो इंडियन पिनल कोड 1860 को किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया, लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। और इनके साथ ही 3 अदर कमिश्नर थे, उनका नाम था मैकलियोड, एंडरसन एंड मिलेट। तो फर्स्ट लॉ कमीशन किस लिए बनाया गया था, प्रिपेयर करने के लिए ड्राफ्ट ऑफ द आईपीसी। आईपीसी की जो ड्राफ्ट थी उसको प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया। और ये बिल कब पास हुआ था, 6 अक्टूबर 1860, ये इसकी इनैक्टमेंट डेट है। एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1862। तो इसका इफेक्ट में कब आया, 1 जनवरी 1862। तो आईपीसी का इनैक्टमेंट डेट क्या है, 6 अक्टूबर 1860 और इन्फोर्समेंट डेट 1 जनवरी 1862, राइट। क्या आपने कभी सोचा है, भारत आज़ाद हो गया, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, उसके बावजूद आज भी हम ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए लॉज एक्ट हमारे यहाँ प्रिवेल कर रहे हैं, फोर्स में हैं, जस्ट लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड सो ऑन। तो उसके पीछे कौन सी पावर है जिसकी वजह से आज भी वो एक्ट हमारे यहाँ कंटिन्यूएंस में है। तो उसका आंसर आपको क्या देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही देता है, जिसका आर्टिकल है 372। ये अपने आप में ओवरराइडिंग इफेक्ट रखे हुए है। ये बताता है जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके फोर्स और उनके एडेप्टेशन के कंटिन्यूएंस के बारे में आर्टिकल 372 कहता है। और इसमें यह भी बताया गया कि जब तक किसी कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो एक्ट बनाए गए हैं उसको ऑल्टर्ड, रिपील्ड या अमेंड नहीं कर दिया जाता, तब तक ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए जो भी लॉज है वो हमारे यहाँ फोर्स में रहेगा, राइट। तो आपको ये आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 372। तो अब हमको क्या मिला, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसने किसको रिप्लेस किया, इंडियन पिनल कोड 1860 को। तो इंडियन पिनल कोड जहाँ पिनल की बात करता था, पिनल की बात करता था, दंड की बात करता था, वहीं पर हमारा भारतीय न्याय संहिता किसकी बात करता है, न्याय की बात करता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है न्याय देना, राइट। जैसा कि आप सबको पता है, भारतीय न्याय संहिता 2 बार इंट्रोड्यूस किया गया, मॉनसून सेशन में और विंटर सेशन में भी किया गया। और अब हम मॉनसून सेशन और विंटर सेशन दोनों बिल की बात करेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 जो मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका बिल नंबर 121 है और उसमें 19 चैप्टर्स थे और सेक्शन कितने थे, 356। लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया, 11 अगस्त 2023 और सेम डे पर ही स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया इस बिल को 11 अगस्त 2023 को। और स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी, 10 नवंबर 2023 को। और इसको विड्रॉ कर लिया गया 12 दिसंबर 2023 को। और इसी दिन इंट्रोड्यूस किया गया
सेकंड हमारा भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल 2023, इसका बिल नंबर क्या था 173C ऑफ 2023। इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में 12 दिसंबर 2023 और लोकसभा से कब पास हुआ 20 दिसंबर 2023 और राज्यसभा से कब पास हुआ 24 दिसंबर 2023 और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की असेंट कब मिला इस बिल को 25 दिसंबर 2023। तो ये डेट आपको याद रखनी है और ये डेट याद भी रहेगी क्योंकि इसी दिन हमारा क्या होता है क्रिसमस डे होता है। तो आपको ये कतई नहीं याद रखना है, ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसका एक्ट नंबर क्या है 45 है, जिसमें चैप्टर्स कितने हैं 20 और सेक्शंस कितने हैं 358, राइट। ओवरव्यू क्या है भारतीय न्याय संहिता 2023 का, तो शॉर्ट टाइटल की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023 है। लॉन्ग टाइटल क्या है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। किसी भी एक्ट का लॉन्ग टाइटल क्या होता है, जो उसका प्रियम्बल होता है, और प्रियम्बल आपको याद रहना चाहिए, कभी कभार आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो इसका प्रियम्बल क्या कहता है, कौन सा एक्ट, कंसोलिडेट एंड अमेंड। इसका मतलब क्या है, कंसोलिडेट करना, इकट्ठा करना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज है उसको कॉडिफाइड किया गया है। और अमेंड का मतलब अपना भी विजडम लगाया गया, जो लेजिस्लेटिव विजडम है वो लगाया गया, उसको लगाकर कुछ चीज़ें चेंज की गई है, कुछ नया लाया गया है। जैसे मॉब लिंचिंग वगैरह पहले आपको देखने को नहीं मिलता था इंडियन पिनल कोड में, बट आपको भारतीय न्याय संहिता में ये प्रोविजंस देखने को मिलेगा मॉब लिंचिंग। आप देख सकते हैं सेक्शन 103 सबसेक्शन 2, राइट। और इसका एक्ट नंबर क्या है 45 है और कौन से ईयर में आया 2023। एक्ट नंबर 45 का क्या मतलब है, 2023 का ये 45 नंबर का ये एक्ट था जिसपे प्रेसिडेंट का असेंट मिला था, राइट। और इनैक्टमेंट डेट क्या है 25 दिसंबर 2023 और इन्फोर्समेंट डेट की बात करें तो 1 जुलाई 2024 है, एक्सेप्ट सेक्शन 106(2). तो 106 का सबसेक्शन 2 जो है वो अभी भी फोर्स में नहीं आया है और ये हिट एंड रन से रिलेटेड सेक्शन है और इसको लेकर बहुत सारे ट्रैक्टर स्ट्राइक्स वगैरह आपको देखने को मिला था। तो हमारे सारे प्रोविजंस को इन्फोर्स में ला दिया गया है, बट कौन सा सेक्शन नहीं आया 106 सबसेक्शन 2, राइट। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। और कौन से डिपार्टमेंट इससे डील करता है, लेजिस्लेटिव। आपको पता है 3 डिपार्टमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉज बनाने का काम करता है, एग्जीक्यूटिव उसको इन्फोर्स करने का काम करता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, और हमारा जो जुडिशरी है वो इसको चेक करने का काम करता है। और इस एक्ट के द्वारा क्या रिपील किया गया है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के द्वारा क्या रिपील किया गया है, इंडियन पिनल कोड 1860। इसका भी एक्ट नंबर क्या था इंडियन पिनल कोड का 45। तो आपको याद रहेगा भारतीय न्याय संहिता का भी एक्ट नंबर 45 और इंडियन पिनल कोड का भी एक्ट नंबर क्या है 45। तो आईपीसी का जो इनैक्टमेंट डेट 6 अक्टूबर 1860 और इन्फोर्समेंट डेट क्या है 1 जनवरी 1862। और सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ था क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, जो कि इफेक्ट में कब आया था 21 अप्रैल 2018। और अगर आपको लगता है कि आईपीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो अब नहीं पूछा जाएगा, तो आप बहुत बड़े गलत फहमी में है, पूछा जाएगा, क्योंकि आईपीसी अब एक हिस्ट्री बन चुकी है किसका, भारतीय न्याय संहिता का। और सब कुछ आपका पीछा छोड़ दे लेकिन आपका इतिहास पीछा नहीं छोड़ता है। तो आईपीसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं 358 और टोटल चैप्टर कितने हैं 20 हैं। और वहीं पर आईपीसी में कितना था सेक्शंस 511 सेक्शन था, जिसमें चैप्टर्स कितने थे 23। इसका मतलब कतई आपको ये नहीं निकालना, पहले हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना था 511 सेक्शंस और अब हमको 358 सेक्शंस पढ़ने हैं। इसका मतलब ये है कि अब पहले के जो सेक्शंस थे अब उसको क्लब कर दिया गया है। थेफ्ट में आपको बहुत सेक्शन देखने को मिलता था, एक्सटॉर्शन में, तो अब उन सभी सेक्शंस को अब क्लब कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब हमको सेक्शंस कम देखने को मिलता है, पढ़ना तो उतना ही है, राइट। तो चैप्टर 1 में क्या है, प्रिलिमिनरी है, जिसमें सेक्शन कितने दिए गए 1 to 3, 1 से लेके 3 तक जो सेक्शंस है प्रिलिमिनरी से डील करता है, जो कि हमारा चैप्टर 1 है। और चैप्टर 2 आपकी क्या बात करता है, पनिशमेंट की बात करता है, जिसमें सेक्शन आपको 4 to 13 देखने को मिलेगा। एंड चैप्टर 3 किसकी बात करता है, जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है, जिसमें सेक्शन 14 to 44 है। एंड
चैप्टर 4 में आपको अबेटमेंट देखने को मिलेगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी देखने को मिलेगा एंड अटेम्प्ट देखने को मिलेगा। पहले अटेम्प्ट का सेक्शन आपको कहाँ देखने को मिलता था, 511 में देखने को मिलता था, आपका लास्ट चैप्टर होता था। और अब वो कहाँ पर है, आपको चैप्टर 4 में देखने को मिलेगा। तो चैप्टर 4 का सेक्शन क्या है, 45 टू 62। और वहीं पर आपका चैप्टर 5 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम दृष्टि से हो जाता है, चाहे आपका प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस थे उसको एक जगह रख दिया गया है और इसके इंपॉर्टेंस को बताते हुए इसको आगे रखा गया। पहले बहुत पीछे आपको देखने को मिलता था रेप के सेक्शन, जहाँ पर पहले आपको 375 में देखने को मिलता था, अब आपको 63 में देखने को मिलेगा। तो ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड का चैप्टर क्या है, 5, और कितने से सेक्शन डील करता है, सेक्शन 63 टू 99, राइट। एंड ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेक्शन कितना 100 टू 146 है। एंड चैप्टर 7 किससे डील करता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट से, जिसमें सेक्शन 147 टू 158 है। एंड चैप्टर 8 वहीं बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, जिसमें सेक्शंस है, सेक्शन की रेंज क्या है 159 टू 168, राइट। एंड चैप्टर 9 की बात करें तो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शंस, इलेक्शन से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं उसकी बात कहाँ की गई है, चैप्टर 9 में की गई है, जिसमें सेक्शन जो है डील करता है 169 टू 177, राइट। एंड चैप्टर 10 बात करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू क्वाइन, करेंसी नोट, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, जिसमें सेक्शन है 178 टू 188, राइट। एंड चैप्टर 11 वहीं बात करेगा आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रंक्विलिटी की, जिसमें सेक्शन डील करता है 189 टू 197। एंड चैप्टर 12 की बात करें तो उसमें ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंसेस दिया गया है, जिसमें सेक्शन 198 टू 205 आपको देखने को मिलेगा। एंड 13 चैप्टर्स जो है कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जिसमें सेक्शन 206 टू 226 है। एंड चैप्टर 14 की बात करते हैं तो फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड है, एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, जिसमें सेक्शंस कहाँ से कहाँ तक है रेंजिंग उसकी 227 टू 269, राइट। एंड चैप्टर 15 में ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स की बात की गई है, जिसमें सेक्शंस 272 टू 297 तक दिया गया है। एंड चैप्टर 16 में ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, रिलीजन से रिलेटेड ऑफेंसेस दिया गया है, जिसमें सेक्शन कितना है 298 टू 302। एंड चैप्टर 17 आपका पहले भी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से डील करता था, आईपीसी में भी और बीएनएस में भी चैप्टर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी दिया गया है, और जिसका सेक्शंस क्या है 303 टू 334, राइट। चैप्टर 18 डील्स विद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स, और इसका सेक्शन क्या है 335 टू 350। और वहीं पर चैप्टर 19 बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन से, इंसल्ट से, अनॉयंस एंड डिफॉर्मेशन से, जिसका सेक्शन की रेंजिंग क्या है 351 टू 357। और लास्ट चैप्टर 20 हमारा किससे डील करता है, रिपील एंड सेविंग से, इसमें सेक्शन कौन सा, एक ही सेक्शन है 358। किस चैप्टर में कौन सा ऑफेंस दिया गया वो आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि ऑफेंस की डेफिनेशन कहाँ कहाँ दी गई है, आखिर ऑफेंस किसको कहते हैं और ऑफेंस और क्राइम में क्या डिफरेंस है। तो ऑफेंस का जो डेफिनेशन है भारतीय न्याय संहिता में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में देखने को मिलेगा, जिसमें बताया गया एनी एक्ट विच इज मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता। बाय दिस संहिता मीन्स इस संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में जिसको भी पनिशेबल बता दिया गया है, जिस भी एक्ट को पनिशेबल बनाया गया उसको हम ऑफेंस कहेंगे। ऑफेंस जो है वो क्राइम का पार्ट है, क्राइम एक ब्रॉडर फॉर्म है। अगर ये पूरा सर्कल आपका क्राइम है तो इसके अंदर आपको ऑफेंस देखने को मिलेगा। ऑफेंस संहिता में बनाया गया और क्राइम अदर लॉज में भी। अगर हम क्राइम की डेफिनेशन देखें तो एन एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एज फॉरबिडन बाय स्टैट्यूट इज नोन एज अ क्राइम। तो जिसको पनिशेबल बनाया गया, किसी भी लॉ ने मनाही की है, कोई भी स्टैट्यूट ने कि आपको ये काम नहीं करना है, करने पे पनिशमेंट दी जाएगी, तो उसको हम क्राइम कहते हैं। और ब्लैक स्टोन के अकॉर्डिंग, स्टीफन के अकॉर्डिंग, ये पेपर में आपके पूछा जाता है तो याद रखिएगा, क्राइम को पब्लिक रॉन्ग किसने कहा है, ब्लैक स्टोन ने कहा है, और क्राइम को मोरल रॉन्ग किसने कहा है, स्टीफन ने कहा है। और ऑफेंस की डेफिनेशन देख लेते कहाँ कहाँ दिया गया, तो बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहाँ दिया गया, 2Q में दिया गया है, और जनरल क्लॉज
एक्ट में कहाँ दिया गया है? 338 में दिया गया है, आईपीसी में सेक्शन 40 में दिया गया है, वहीं पर सीआरपीसी में सेक्शन 2N में दिया गया है, राइट। तो एलिमेंट ऑफ क्राइम एंड ऑफेंसेस कितने हैं? 4 एसेंशियल एलिमेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग, सेकंड मेंस्ट्रुआ, थर्ड एक्टर ओमिशन, फोर्थ इंजरी टू अदर पर्सन। तो कोई भी ऑफेंस होने के लिए जरूरी है कि ह्यूमन बीइंग हो। ऑफेंस जो होगा वो किसके अगेंस्ट में होगा? ह्यूमन बीइंग के। क्या एनिमल भी इसके एम्बिट में आएगा? तो एनिमल नहीं होगा। क्या होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग। तो हमारा फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या होगा? ह्यूमन बीइंग। सेकंड मेंस्ट्रुआ, मेंस्ट्रुआ का मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड। आपका माइंड भी ऐसा है कि आप वो ऑफेंस करना चाह रहे हैं, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, वॉलेंट्री, ये सारे वर्ड जो है इंडिकेट करता है मेंस्ट्रुआ से। और थर्ड में हमारा क्या आ जाएगा? एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब क्या होता है? एक्टस रियस मीन्स होता है गिल्टी एक्ट, मीन्स एक्ट और ओमिशन। आप एक्ट करके भी किसी को इंजरी कर सकते हैं, ओमिशन करके भी। कोई चीज़ करके आप इंजरी कर रहे हैं, ना करके इंजरी कर रहे हैं। जैसे आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के लिए कहा गया लेकिन आप नहीं लगा रहे हैं, तब भी उस पर्सन को इंजरी हो जाएगी, तो वो आपका ओमिशन में आ जाएगा। तो एक्ट और ओमिशन होना चाहिए और थर्ड में इंजरी उस पर्सन को होनी चाहिए। तो ये हमारे ऑफेंस के 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है। पहला आपका ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंस्ट्रुआ होना चाहिए, एक्टस रियस होना चाहिए और उससे किसी व्यक्ति को इंजरी होनी चाहिए। ये हमारा 4 एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी ऑफेंस और क्राइम का, राइट। अब स्टेजेस या स्टेप्स ऑफ क्राइम या ऑफेंस देखेंगे हम। कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्व 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेज होता है इंटेंशन का, सेकेंड स्टेज प्रिपरेशन का, थर्ड स्टेज अटेम्प्ट का एंड फोर्थ स्टेज अकम्प्लिशमेंट का होता है। तो इंटेंशन और मोटिव में डिफरेंस होता है। यहाँ मोटिव नहीं आता है, आप ध्यान रखिएगा। मोटिव जो है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वहाँ पर ऑफेंस को प्रूफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी व्यक्ति ने जो ऑफेंस किया, बट वहाँ पर कोई लाइबिलिटी फिक्स नहीं की जाती। और मोटिव जो है वो मेंस्ट्रुआ का पार्ट नहीं होता, ना ही कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी इसके थ्रू फिक्स की जाती है। और इंटेंशन कैसे प्रूव किया जाता है? किसी व्यक्ति के कॉन्डक्ट के थ्रू इंटेंशन हम प्रूव कर सकते हैं। और इंटेंशन, नॉलेज, नेग्लिजेंस, इन सब में क्या डिफरेंस है? इंटेंशन तो हाईएस्ट डिग्री है। इंटेंशन इज द डिजायर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। और जो नॉलेज होता है, अवेयर होता है इंसान, जो भी वो कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस से, जो भी एक्ट कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर होता है नॉलेज में। अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। आपको नॉलेज है, अगर आप पढ़ेंगे तो अपने एग्जाम को आप क्रैक कर लेंगे, तो आपको उसका रिजल्ट पता चल रहा है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं करेंगे। तो आपको नॉलेज है, अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, राइट। तो नेग्लिजेंस में क्या होता है? मेरली लैक ऑफ केयर। जैसे हिट एंड रन के मामले आते हैं वो नेग्लिजेंस के तहत हो जाते हैं, उसमें आपका जस्ट मेरली लैक ऑफ केयर है, राइट। और सेकेंड स्टेज हमारा प्रिपरेशन को होता है और थर्ड अटेम्प्ट का। प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट में यही डिफरेंस होता है कि प्रिपरेशन के दौरान आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। आपके मन में आए नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है तो आप सुधार सकते हैं, बट अटेम्प्ट में आपके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं और आपको यू टर्न का मौका नहीं मिलता है। तो अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में यही डिफरेंस होता है। और जनरली प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल नहीं होता, बट जब आप आर्म्स कलेक्ट करते हैं, आपका इंटेंशन है बेजिंग वॉर करना अगेंस्ट किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वहाँ पर ये ऑफेंस हो जाता, वहाँ पर ये पनिशेबल हो जाता है। और जब आप डकैती कमिट करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पर पनिशेबल हो जाता है। अटेम्प्ट में अटेम्प्ट टू मर्डर पनिशेबल है, अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू एसिड अटैक, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, डकैती, ये सब हमारा क्या होता है? पनिशेबल होता है। और इन सब के अलावे जो हमारा ऑफेंस आ जाता है वो अकम्प्लिशमेंट में हो जाता है। तो इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट इसमें पनिशेबल होता है किसी टाइम पे, और अकम्प्लिशमेंट में तो पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो न्यू ऑफेंस जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में आया वो देख लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आपको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग देखने को मिलेगा, साइबर क्राइम्स देखने को मिलेगा, हैकिंग, हवाला ट्रांजैक्शन, लैंड ग्रैबिंग, रनिंग एनी स्कीम टू डिफ्रॉड सेवरल पर्सन्स लाइक पॉन्जी स्कीम्स एंड वेबसाइट डिफेसमेंट, ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फ्रॉड जो होते हैं, रैंसमवेयर, इकोनॉमिक ऑफेंसेस देखने को मिलेगा, इंटिमिडेटिंग ईमेल्स, इंटरनेट बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम, साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, सेक्सटिंग और क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड क्राइम्स एंड मास मार्केटिंग फ्रॉड, इकोनॉमिक
ऑफेंसेस देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के अंतर्गत। और पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आपको सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, ये आप बहुत देखते हैं, आए दिन होता रहता है, पेपर लीक होता रहता है, उसको भी यहाँ पर क्राइम बनाया गया है। एंड थेफ्ट फ्रॉम एटीएम और थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल ड्वेलिंग हाउस ऑफ बिजनेस प्रीमाइजेस, राइट। एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ सिनेमा टिकट्स, आप देखते हैं सिनेमा टिकट्स ब्लैक में बिक रहे होते हैं। एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मैच टिकट्स, कार्गो थेफ्ट पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आते हैं। क्रेडिट कार्ड स्कीमिंग एंड पिक पॉकेटिंग, सॉफ्ट लिफ्टिंग भी आपको बहुत देखने को मिलता है, लोग शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे सामान उठा लेते हैं। और ये आपको कौन से सेक्शन में देखने को मिलेगा? सॉफ्ट लिफ्टिंग सेक्शन 112 में देखने को मिलेगा। स्नैचिंग भी नया सेक्शन आया है, सेक्शन 304 एंड सेक्शन 112 में देखने को मिल जाएगा आपको। अनऑथराइज बेटिंग और गैम्बलिंग एंड ट्रिक थेफ्ट। अदर क्राइम की बात करें तो हायरिंग, एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग अ चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, हिट एंड रन केसेस सेक्शन 106 एंड टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 113 एंड मॉब लिंचिंग का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा 103 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 117 सब सेक्शन 4। बेगरी एंड एक्ट टू डिफ्रॉड एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ट्रीजन, देशद्रोह, पहले राजद्रोह था सेडिशन, अब देशद्रोह है। एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, राइट, देशद्रोह सेक्शन 152 में आपको देखने को मिलेगा। और अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया सेक्शन 48 में देखने को मिलेगा। और आधार कार्ड, वोटर कार्ड फॉर्जरी से रिलेटेड सेक्शन जो है 337 में देखने को मिलेगा। ये न्यू ऑफेंसेस है जो आपके भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड है, राइट। और ये गजट में जो आपके नोटिफिकेशन के थ्रू आया, यहाँ पर आप देख लीजिए, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा आया। और कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और ये भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसका एक्ट नंबर क्या है 45 ऑफ 2023, तो 2023 का 45वें नंबर का एक्ट बना है। और 25 दिसंबर को असेंट मिली किसकी? प्रेसिडेंट का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका लॉन्ग टाइटल ये है बताया गया, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू। तो कंसोलिडेट किया गया और अमेंड किया गया, राइट। और फिर यहाँ पर चैप्टर 1 दिया गया जिसका पहला है प्रिलिमिनरी। और ये मार्जिनल नोट्स लिखा है, क्योंकि ये मार्जिन पे लिखा है इसलिए इसको मार्जिनल नोट्स कहते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन आपका क्या? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो मार्जिनल नोट्स आपको याद होना चाहिए, मार्जिनल नोट्स से भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में बन जाते हैं, राइट। तो फर्स्ट सेक्शन क्या कहता है? फर्स्ट सेक्शन का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 क्या है? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। आपकी सुविधानुसार आपके वेयर एक्ट में सेक्शन के आगे शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन दिया रहता है, जबकि ओरिजिनल वेयर एक्ट में ये मार्जिन पे लिखा होता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, राइट। तो हमारा ये है शॉर्ट टाइटल। तो फर्स्ट सबसेक्शन क्या कहता है इस एक्ट का, कि इस एक्ट को क्या कहा जाएगा? भारतीय न्याय संहिता 2023। और सेकंड जो सबसेक्शन है हमारा सेक्शन 1 का, उसमें ये कब फोर्स में आएगा ये बताया गया है। तो फोर्स में कब आएगा क्या बताया गया? कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करेगी, किसमें? ऑफिशियल गजट में। और ये भी याद में रखना है कि डिफरेंट डेट पे डिफरेंट प्रोविजन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसका आपको एग्जाम्पल यही मिलेगा। सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 106 जो इस संहिता का है वो अभी तक इन्फोर्स में नहीं आया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और कौन से अथॉरिटी के द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो अब इन्फोर्स में हमारा कब आया है? 1 जुलाई 2024 को, जिसमें कौन सा सेक्शन का कौन सा प्रोविजन नहीं आया? तो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 106। तो 106 सब सेक्शन 2 अभी इफेक्ट में नहीं आया है, राइट। फिर थर्ड हमारा सबसेक्शन कहता है एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिश अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयरऑफ ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो ये विद इन इंडिया की बात करता है, इसमें एवरी पर्सन को लाइबल कर दिया जाएगा। इसमें आपको 2 केस लॉस देखना है, ली कुन्ही वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2012 का केस है, मुबारिक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1957। और इसमें यही बताया गया कि एवरी पर्सन में सिटीजन ऑफ इंडिया आएंगे या नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया भी आएगा। तो इस केस में बताया गया नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया भी आएगा। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया
every person, anyone who violates the requirement of penal code will be held accountable under section 2 of the IPC। जो अंडर सेक्शन 2 कहता था आईपीसी का, वही सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 बीएनएस का कहता है, राइट। तो फोर्थ में हमारा एनी पर्सन, कोई भी पर्सन लाइबल होगा, ये इंट्रा टेरिटोरियल की बात करता है। इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात हमारा सब सेक्शन 3 कहता है। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? एनी पर्सन लाइबल बाई एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provision of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। वैसे ही सजा उसको उसी मैनर में दिया जाएगा मानो वो इंडिया में ही किया है। यहाँ पर एक लीगल फिक्शन क्रिएट कर दिया जाता है। और ये जहाँ पर सब सेक्शन 3 इंट्रा टेरिटोरियल की बात करता था, वहीं पर आपका सब सेक्शन 4 किसकी बात करता है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की। तो सब सेक्शन 5 जो है आपका प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, ये उसके एक्सटेंशन में है सब सेक्शन 4 के, राइट। सब सेक्शन 5 का क्लॉज ए क्या कहता है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पर ध्यान देना, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करेगा। और बी क्लॉज आपकी एनी पर्सन की बात करेगा। और सी क्लॉज भी आपका एनी पर्सन की बात करेगा। तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया लिखने का बात यही है कि कभी जैसे हमारा अंडमान निकोबार आ जाता है तो वो इंडिया का पार्ट है, इंडिया के बाहर है लेकिन इंडिया का पार्ट है, इसलिए विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडियन एम्बेसी, ये सब इंडिया का पार्ट माना जाता है, लेकिन इंडिया का कंट्रोल इसके ऊपर है लेकिन इंडिया के बाहर है, राइट। तो एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी, कहीं पर भी हो, इंडिया का रजिस्टर्ड है शिप और एयरक्राफ्ट, तो कोई भी पर्सन उस पर है तो उस पर लाइबल हो जाएगा, उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा संहिता, राइट। और एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। कंप्यूटर रिसोर्स कहाँ पर लोकेटेड है? इंडिया में लोकेटेड है। और इंडिया के बाहर से ऑफेंस के जैसे वायरस अटैक वगैरह हो जाता है तो उन सब केसेस में ये है। तो ए बी सी आपको ध्यान रखना है। ए बात करता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कहीं पर भी कर रहा है, और बी में इंडिया का शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है, उस पर किसी भी पर्सन को लाइबल कर दिया जाएगा। और सी किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा अगर वो कंप्यूटर रिसोर्स जो है वो इंडिया में लोकेटेड और बाहर से किया जा रहा है, राइट। और इसके साथ ही सेक्शन 1 सब सेक्शन 5 बीएनएस के साथ आप क्या रीड विथ करना है? तो आपको इसके साथ क्या रीड विथ करना है? 208 बीएनएसएस का जो बात करता है ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया की बात करता है, 188 सीआरपीसी में दिया गया था। और जो प्रोविजन आपको 208 बीएनएसएस में देखने को मिलेगा, यहाँ पर जहाँ पर भी वो पाया जाएगा वहाँ पर उसको लाइबल कर दिया जाएगा या फिर उसके अगेंस्ट में जहाँ पर केस रजिस्टर्ड हो, राइट। तो एक्सप्लेनेशन दिया गया इसमें ऑफेंस का। पहले कंप्यूटर रिसोर्स का भी डेफिनेशन दिया गया था एक्सप्लेनेशन में, बट अब ओनली ऑफेंस का दिया गया है। तो ऑफेंस में क्या आता है? इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता, राइट। यदि इंडिया के अंदर कमिट किया जाता तो भी पनिश कर दिया जाता। तो ऑफेंस में सभी इंक्लूड है, एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जो भी इंडिया के बाहर कमिट किया जाएगा एक्ट, यदि वो इंडिया के अंदर कमिट किया जाता तो वैसे ही संहिता के अंदर उसको पनिशेबल कर दिया जाएगा, राइट। और इलस्ट्रेशन दिया गया है। पहले यहाँ पर युगांडा था और अब यहाँ पर एनी प्लेस कर दिया गया है। तो एक पर्सन है हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। तो कोई भी पर्सन क्या सिटीजन है इंडिया का, वो मर्डर कमिट करता है किसी भी प्लेस पर विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, उसको ट्राइड किया जाएगा और कन्विक्ट किया जाएगा मर्डर के लिए। कहाँ पर? एनी प्लेस इन इंडिया, कहीं पर भी इंडिया के प्लेस में जहाँ पर वो पाया जाएगा, राइट। फॉरेन से वो मर्डर करके इंडिया में आता है तो और उसको जहाँ पर पाया जाएगा वहीं पर उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, वहीं पर उसके अगेंस्ट में ट्रायल चलेगा, राइट। और सब सेक्शन 6 सेविंग क्लॉज है। नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट, ये जो है जैसे म्यूटिनी है, एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजोर्सन ऑफ ऑफिसर्स
सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो भी प्रोविजन है स्पेशल लॉ का और लोकल लॉ का, उस पर कोई अफेक्ट नहीं डालेगा। क्या, कौन सा नहीं डालेगा? भारतीय न्याय संहिता, राइट। और इसके साथ आपको पढ़ लेना है 167 जो कि चैप्टर 8 में दिया गया, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से डील करता है। और हम जब आईपीसी पढ़ते थे तो वहाँ पर सेक्शन 139 था और चैप्टर 7 था, और अब क्या हो गया, चैप्टर 8 में हो गया और सेक्शन क्या हो गया, 167। तो आपको सब सेक्शन 5 के साथ क्या रेड विथ करना है, 208 बीएनएसएस का, और सब सेक्शन 6 के साथ क्या रेड विथ करना है, 167 भारतीय न्याय संहिता का, राइट। अब हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो पहला सेक्शन हमारा किसे डील करता है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन से डील करता है। और वहीं पे हमारा सब सेक्शन शॉर्ट टाइटल में बताया गया, सब सेक्शन 1 में क्या बताया गया, भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। और सब सेक्शन 2 में कमेंसमेंट बताया गया, जो कि इनफोर्स में आया 1 जुलाई 2024 में, एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 106 ऑफ द संहिता 2023। तो 106 सब सेक्शन 2 अभी इनफोर्स में नहीं आया है, और इनफोर्स में और सब आगे कब आया, 1 जुलाई 2024 को आया। और सब सेक्शन 3 में पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया की बात करता है, जो कि आपका सेक्शन 2 डील करता था आईपीसी के, अब सब सेक्शन 3 डील करेगा सेक्शन 1 के, राइट। और सब सेक्शन 4 की बात करें तो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। अब ये सेक्शन 3 में था आईपीसी के, और सब सेक्शन 4 सेक्शन 1 में है बीएनएस के, राइट। और सब सेक्शन 5 की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की बात करता है, जो कि आपको आईपीसी में सेक्शन 4 में देखने को मिलता था। और सेक्शन 1 सब सेक्शन 6 में सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस संहिता सेविंग क्लॉज है, जो कि आपको आईपीसी में सेक्शन 5 में देखने को मिलता था, राइट। और अगर हम आईपीसी के अकॉर्डिंग देखें, आज हम अपना 5 सेक्शन कंप्लीट करेंगे, और बीएनएस के अकॉर्डिंग देखें तो आज हमारा 1 सेक्शन ही कंप्लीट होगा, राइट। तो और आईपीसी का फर्स्ट सेक्शन किससे बात करता था, टाइटल एंड ऑपरेशन ऑफ द कोड। तो ये ध्यान में रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है विच सेक्शन डील्स विद इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। तो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में हमारा सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 में आ जाएगा इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, और सेक्शन 1 सब सेक्शन 4 एंड सब सेक्शन 5 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन से डील करता है, राइट। अब हमारा क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 का अधिनियम संख्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 40 ऑफ 2023, सेकंड 45 ऑफ 2023, थर्ड ऑप्शन 50 ऑफ 2023 एंड फोर्थ ऑप्शन 55 ऑफ 2023। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45 ऑफ 2023। वहीं पर हम आईपीसी की बात करेंगे तो आईपीसी का भी एक्ट नंबर 45 ही था, और ईयर कौन सा था, 1860, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इन्फोर्समेंट डेट ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 की प्रवर्तन तिथि क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 1 जनवरी 2024, सेकेंड ऑप्शन 1 अप्रैल 2024, थर्ड ऑप्शन 1 जुलाई 2024 एंड फोर्थ ऑप्शन 1 अक्टूबर 2024। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2024। वहीं पर हम आईपीसी के इन्फोर्समेंट डेट की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1862 होता है, राइट। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनैक्टमेंट डेट ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 की अधिनियमन तिथि क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 25 दिसंबर 2023, सेकेंड ऑप्शन 1 जनवरी 2024 एंड थर्ड ऑप्शन 15 अगस्त 2023 एंड फोर्थ ऑप्शन 2 अक्टूबर 2023। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2023। आईपीसी का इनैक्टमेंट डेट क्या था? 6 अक्टूबर 1860, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टोटल चैप्टर्स आर देयर इन द भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय हैं? फर्स्ट ऑप्शन 15, सेकेंड ऑप्शन 19, थर्ड ऑप्शन 20 एंड फोर्थ ऑप्शन 23। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20। और आईपीसी में टोटल कितने चैप्टर्स थे?
2023, right? Next question, how many total sections are there in the भारतीय न्याय संहिता 2023? भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं? फर्स्ट ऑप्शन 300, सेकेंड ऑप्शन 358, फोर्थ ऑप्शन 350 एंड फोर्थ ऑप्शन 511। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 358। वहीं पर हम आईपीसी में बात करें तो टोटल सेक्शन हमारा कितना था? 511 था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन इज द इंडियन पिनल कोड 1860 रिपील्ड बाय द भारतीय न्याय संहिता 2023? भारतीय दंड संहिता 1860 को किस धारा के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा निरस्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 350, सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 355, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 358 एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 360। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 358 और यही लास्ट सेक्शन भी है भारतीय न्याय संहिता का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रियम्बल पर्पस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस, तो अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करना। सेकेंड ऑप्शन एजुकेशनल रिफॉर्म्स, शिक्षा सुधार एंड थर्ड ऑप्शन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार एंड फोर्थ ऑप्शन हेल्थ रिफॉर्म्स, स्वास्थ्य सुधार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताया भी गया था, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस। कॉन्सेप्ट बताने के दौरान अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बना रहा होगा, आपने अच्छे से सुना होगा, तो आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, राइट। तो आईपीसी 1860 का प्रियम्बल क्या था? टू प्रोवाइड अ जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेक्शन 1 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 रिलेट टू? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, सेकंड पनिशमेंट, थर्ड रिपील एंड सेविंग्स एंड फोर्थ डेफिनेशंस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सेक्शन किससे डील करता है? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। और पनिशमेंट का जो सेक्शन है वो क्या है? सेक्शन 4 है। और रिपील एंड सेविंग का सेक्शन क्या है? सेक्शन 358 है और डेफिनेशंस का सेक्शन 2 है, राइट। और वहीं पर आईपीसी का सेक्शन 1 किसकी बात करता है? टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1(3) ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 हु कैन बी पनिश्ड अंडर द संहिता? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1(3) के अनुसार किसे संहिता के अंतर्गत दंड दिया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन एवरी पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस विद इन इंडिया, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में किसी अपराध का दोषी पाया जाए। एंड सेकेंड ऑप्शन ओनली सिटीजन्स, केवल नागरिक। एंड थर्ड ऑप्शन ओनली फॉरेन सिटीजन्स, केवल विदेशी नागरिक। एंड फोर्थ ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, केवल सरकारी कर्मचारी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एवरी पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस विद इन इंडिया। So according to section 1 subsection 3 every person guilty of an offence within India can be punished under the संहिता, right? एंड आईपीसी के कौन से सेक्शन में ये सेक्शन डील करता था? सेक्शन 2 बताता था हमें पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, इंट्रा टेरिटोरियल की बात कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 प्रोवाइड्स फॉर द ट्रायल ऑफ एन विच टाइप ऑफ ऑफेंसेस? तो धारा 1(4) किसकी विचारण के लिए प्रावधान करती है? फर्स्ट ऑप्शन ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, भारत के भीतर किए गए अपराध। एंड सेकेंड ऑप्शन है ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, भारत के बाहर किए गए अपराध। और पहला हमारा क्या था? भारत के भीतर किए गए अपराध। एंड जो थर्ड ऑप्शन है ओनली स्पेशल ऑफेंसेस, केवल विशेष अपराध। एंड फोर्थ ऑप्शन ओनली माइनर ऑफेंसेस, केवल मामूली अपराध। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। तो आईपीसी का ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 3 था, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन डू द प्रोविजन ऑफ द संहिता अप्लाई टू ऑफेंसेस कमिटेड बाय इंडियन सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया? तो किस धारा के तहत संहिता के प्रावधान भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराधों पर लागू होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 1 सबसेक्शन 3,
सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 1 सबसेक्शन 4, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 1 सबसेक्शन 5, फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 1 सबसेक्शन 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 1 सबसेक्शन 5। और इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, सेक्शन 208 बीएनएसएस का पढ़ना है, जिसमें ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया दिया गया है, जो कि सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन 188। और ये बताता है कि जहाँ पर पाया जाएगा वहाँ पर उसके अगेंस्ट में ट्रायल चलेगा, कन्विक्ट किया जाएगा, या फिर जहाँ पर ऑफेंस के अगेंस्ट में रजिस्टर्ड किया जाएगा इंडिया में वहाँ पर, राइट। तो आईपीसी का ये कौन सा सेक्शन हुआ करता था, तो सेक्शन 4 हुआ करता था, जो बात करता था एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस से। फर्स्ट, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, फर्स्ट हमारा आ जाएगा। एंड सेकेंड, एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी, राइट। एंड थर्ड, एनी पर्सन कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, कोई भी पर्सन है इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग, क्या टारगेट कर रहा है, कंप्यूटर रिसोर्स कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया में। तो ये हमारा थर्ड हो जाता था। और फिर इसका राइट आंसर क्या है, सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 है। अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 द प्रोविजन ऑफ द संहिता अप्लाई टू ऑफेंसेस कमिटेड बाय इंडियन सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया, राइट। और 1-3 हमारी किसकी बात करता है, इंट्रा टेरिटोरियल की बात करता है। और 4 एंड 5 किसकी बात करता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करता है। 1-6 क्या है हमारा, सेक्शन 1 सबसेक्शन 6 सेविंग क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 विच ऑफेंडर फॉल अंडर द प्रोविजन ऑफ द संहिता, तो धारा 1-5 के तहत कौन से अपराधी संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, एनी इंडियन सिटीजन्स कमिटिंग ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया, कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर अपराध करता है। सेकेंड ऑप्शन है, एनी पर्सन ऑन एन इंडियन रजिस्टर्ड शिप और एयरक्राफ्ट, कोई भी व्यक्ति भारतीय पंजीकृत जहाज या विमान पर। एंड थर्ड ऑप्शन है, एनी पर्सन टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, कोई भी व्यक्ति जो भारत में कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाता है। एंड फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 ऑल ऑफ द एबव टाइप्स ऑफ ऑफेंडर फॉल अंडर द प्रोविजन ऑफ द संहिता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ एक्ट्स आर अनअफेक्टेड बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 1 सबसेक्शन 6, तो धारा 1-6 के किस प्रकार के अधिनियमों के प्रावधानों को अप्रभावित करती है। एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्सन, विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंडात्मक अधिनियम के जो प्रोविजंस हैं उसके लिए, या फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स एक्ट, शिक्षा सुधार अधिनियम में जो प्रोविजन है उसको अनअफेक्टेड करता है, या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट, आर्थिक सुधार अधिनियम के जो प्रोविजन है उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, या फिर हेल्थ रिफॉर्म्स एक्ट, स्वास्थ्य सुधार अधिनियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्सन। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 सबसेक्शन 6 एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्सन रिमेन अनअफेक्टेड। तो विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंडात्मक अधिनियम के जो प्रोविजन है, प्रावधान है, वो इससे अप्रभावित रहते हैं भारतीय न्याय संहिता से, राइट। और आईपीसी का ये कौन सा सेक्शन हुआ करता था, सर्टेन लॉस नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 1-5 वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, तो धारा 1-5 के स्पष्टीकरण के अनुसार अपराध की परिभाषा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, ओनली एक्ट्स कमिटेड इन इंडिया, केवल भारत में किया गया कार्य। सेकेंड ऑप्शन, एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर किया गया प्रत्येक कार्य। एंड थर्ड ऑप्शन है, एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल, तो भारत के बाहर किया गया प्रत्येक कार्य जो भारत में किया गया होता तो दंडनीय होता। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा ओनली माइनर ऑफेंसेस, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एवरी एक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल। तो अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल, तो अपराध वह प्रत्येक कार्य है जो भारत के बाहर किया गया हो और यदि भारत में किया जाता तो दंडनीय होता। तो ये उसके डेफिनेशन के एम्बिट में आता है, राइट।
Next question, what type of offense falls under the provision of the संहिता according to section 1 subsection 5 clause C? तो किस प्रकार का अपराध धारा 1(5)(c) के तहत संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आता है? फर्स्ट ऑप्शन, ऑफेंस कमिटेड बाय एनी इंडियन सिटीजन, किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा किया गया अपराध। सेकेंड ऑप्शन है ऑफेंस कमिटेड ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर किया गया अपराध। थर्ड ऑप्शन, ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को निशाना बनाने वाला अपराध। और फोर्थ ऑप्शन, ओनली माइनर ऑफेंसेस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। So according to section 1(5)(c), offences targeting a computer resource located in India fall under the provision of the संहिता, राइट। और आईपीसी का कौन सा सेक्शन ये था? सेक्शन 4, और इसका क्लॉज 3 था, कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। Next question, under section 1(4), how will a person committing an offence outside India be punished? धारा 1(4) के अंतर्गत भारत के बाहर अपराध करने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से दंडित किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, दे विल बी ब्रॉट टू इंडिया एंड पनिश्ड, उसे भारत लाया जाएगा और दंडित किया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन, दे विल बी पनिश्ड इन द कंट्री वेयर दे कमिटेड द ऑफेंस, उसे उस देश में दंडित किया जाएगा जहां उसने अपराध किया। थर्ड ऑप्शन, दे विल बी पनिश्ड एज इफ द ऑफेंस वॉज कमिटेड विद इन इंडिया, उसे भारत में किए गए अपराध के समान दंड दिया जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, दे विल बी एक्साइल्ड, उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दे विल बी पनिश्ड एज इफ द ऑफेंस वॉज कमिटेड विद इन इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1(4), अ पर्सन कमिटिंग an offense outside India will be punished as if the offense was committed within India, right? तो भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए व्यक्ति को उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे कि वह अपराध भारत में किया गया हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 क्लॉज A, विच इंडियन सिटीजन कैन बी पनिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता? धारा 1(5)(a) के अनुसार भारत के किस नागरिक को संहिता के प्रावधानों के तहत दंडित किया जा सकता है? फर्स्ट, हु कमिट्स एन ऑफेंस इन इंडिया, जो भारत में अपराध करता है। सेकेंड, हु कमिट्स एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, जो विदेश में अपराध करता है। थर्ड, हु कमिट्स एन ऑफेंस ऑन द सी, जो समुद्र में अपराध करता है। एंड फोर्थ, हु कमिट्स एन ऑफेंस ड्यूरिंग एयर ट्रेवल, जो हवाई यात्रा में अपराध करता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 क्लॉज A, एनी इंडियन सिटीजन हु कमिट्स एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया कैन बी पनिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द संहिता, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हु कमिट्स एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, जो विदेश में अपराध करता है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता 2023, विच सेक्शन अप्लाइज टू अ पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार भारत में पंजीकृत किसी जहाज या विमान पर अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए कौन सी धारा लागू होती है? फर्स्ट ऑप्शन, सेक्शन 1 सबसेक्शन 3। सेकेंड ऑप्शन है सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 एंड थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 क्लॉज B एंड फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 1 सबसेक्शन 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 और उसका क्लॉज B, राइट। और आईपीसी में किससे डील करता था? 4(2) से डील करता था, शिप एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड होता था इंडिया में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द BNS, तो इलस्ट्रेशन किसका? सेक्शन 1 किसके? BNS का। इफ एन इंडियन सिटीजन कमिट्स मर्डर आउटसाइड इंडिया वेयर कैन ही बी ट्राइड? तो इंडियन सिटीजन ऑफेंस मर्डर कमिट करता है इंडिया के बाहर, तो उसको कहाँ पर ट्राई किया जाएगा, उसका विचारण कहाँ पर किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन, ओनली इन इंडिया, केवल भारत में होगा। सेकेंड, ओनली इन द कंट्री वेयर द मर्डर वॉज कमिटेड, ओनली उस कंट्री में जहाँ पर उसने मर्डर कमिट किया है, या इन एनी प्लेस इन इंडिया। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा इन एनी कंट्री। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, इन एनी प्लेस इन इंडिया। यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन जो दिया गया है, ए हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स अ मर्डर इन
एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया ही कैन बी ट्राइड। कहाँ पे ट्राइड किया जाएगा एंड कन्वर्ट किया जाएगा मर्डर के लिए? इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड, जहाँ पर पाया जाएगा, राइट, इंडिया के किसी भी प्लेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर्स डील विद ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी? तो निम्नलिखित में कौन सा अध्याय संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन चैप्टर 15, सेकेंड ऑप्शन चैप्टर 16 एंड थर्ड ऑप्शन चैप्टर 17 एंड फोर्थ ऑप्शन चैप्टर 18। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैप्टर 17। और यही आपके आईपीसी में भी था। चैप्टर 17 जो है वो डील करता था ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और बीएनएस में जो डील करता है कौन से सेक्शन में? 303 से लेकर 334 तक डील करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। और आईपीसी में कहाँ पर था? सेक्शन 378 से 462 तक था। तो इसमें कौन कौन से ऑफेंस कवर होते हैं? थेफ्ट होता है, थेफ्ट, स्नैचिंग, एक्सटॉर्शन। स्नैचिंग नया आया है, शॉर्ट नोट्स के लिए आप तैयार कर लीजिएगा इसको। एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी, चीटिंग, मिसचिफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास, ये इसके अंतर्गत आते हैं, राइट। अदर चैप्टर्स में देख लेते हैं किसमें क्या आता है। तो 15 चैप्टर जो है हमारा किससे डील करता है? 15 चैप्टर ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी, मॉरल से रिलेटेड आता है। एंड चैप्टर 16 हमारा ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन से बात करता है। एंड चैप्टर 17 आपको बताया ही गया ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से डील करता है। और 18 में ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क से डील करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चैप्टर ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 डील्स विद ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड? तो भारतीय न्याय संहिता 2023 का कौन सा अध्याय महिला और बालकों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन चैप्टर 4, सेकेंड ऑप्शन चैप्टर 5 एंड थर्ड ऑप्शन चैप्टर 6 एंड फोर्थ ऑप्शन चैप्टर 7। तो चैप्टर 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर 5 इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू ऑफेंसेस टारगेटिंग विमेन एंड चिल्ड्रन, हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर प्रोटेक्शन, राइट। एंड चैप्टर 4 हमारा किससे डील करता है? अबेटमेंट, अबेटमेंट से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अटेम्प्ट से डील करता है। चैप्टर 5 ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। एंड चैप्टर 6 किससे डील करता है? ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी से डील करता है। एंड चैप्टर 7 हमारा किससे डील करता है? ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट से डील करता है हमारा क्या? चैप्टर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 डील्स विद पनिशमेंट? भारतीय न्याय संहिता 2023 में दंडों से संबंधित अध्याय कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन चैप्टर 2, सेकेंड ऑप्शन चैप्टर 3, थर्ड ऑप्शन चैप्टर 4 एंड फोर्थ ऑप्शन चैप्टर 5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चैप्टर 2। चैप्टर 2 पनिशमेंट से डील करता है। वहीं पे चैप्टर 3 किससे डील करता है? जनरल एक्सेप्शन से डील करता है। एंड चैप्टर 4 किसकी बात करता है? अबेटमेंट की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की एंड अटेम्प्ट की बात करता है। चैप्टर 5 में किससे डील करता है? ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। और वहीं आईपीसी में ये पनिशमेंट का कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 3 था। और सेक्शन कौन सा था? 53 to 75। एंड चैप्टर 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 डील्स विद पनिशमेंट एंड इंक्लूड सेक्शन कितने? 4 to 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर रिलेट्स टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स? तो लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले अपराधों से संबंधित कौन सा अध्याय है? फर्स्ट ऑप्शन चैप्टर 13, सेकेंड ऑप्शन चैप्टर 14, थर्ड ऑप्शन चैप्टर 15 एंड फोर्थ ऑप्शन चैप्टर 16। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चैप्टर 15। और चैप्टर 13 किससे डील करता है? कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट से। एंड चैप्टर 14 वहीं पर फॉल्स एविडेंस से डील करता है एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस से। एंड चैप्टर 16 की बात करें तो वो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन से डील करता है। एंड आईपीसी की बात करें तो चैप्टर 14 डील करता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स। एंड उसका कौन सा सेक्शन? 268 to 294A। और वहीं पर चैप्टर 15 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 रिलेट टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स एंड इंक्लूड सेक्शन 272 to 297, राइट। Next question, what was the main issue in the case of Mubarak Ali Ahmed versus State of Bombay? मुबारिक अली अहमद
के मामले में मुख्य मुद्दा क्या था? फर्स्ट ऑप्शन, वेदर अ फॉरेन नेशनल कैन बी कन्विक्टेड अंडर द इंडियन पिनल कोड, क्या एक विदेशी नागरिक भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया जा सकता है? सेकेंड ऑप्शन, वेदर एन इंडियन सिटीजन कैन बी कन्विक्टेड अंडर फॉरेन लॉ, क्या एक भारतीय नागरिक विदेशी कानून के तहत दोषी ठहराया जा सकता है? एंड थर्ड ऑप्शन, वेदर अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड विदाउट एविडेंस, क्या एक व्यक्ति को बिना सबूत के दोषी ठहराया जा सकता है? एंड फोर्थ ऑप्शन, वेदर अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड विदाउट अ ट्रायल, क्या एक व्यक्ति को बिना सुनवाई के दोषी ठहराया जा सकता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, वेदर अ फॉरेन नेशनल कैन बी कन्विक्टेड अंडर द इंडियन पिनल कोड, क्या एक विदेशी नागरिक भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया जा सकता है? तो यहाँ पर मुबारिक अली एक पाकिस्तानी था और जिसको यहाँ पर कन्विक्ट किया गया था, कौन से सेक्शन के अंतर्गत कन्विक्ट किया गया था? 420 के, राइट। Next question, under which section are the provision of any special or local law unaffected by the provisions of the भारतीय न्याय संहिता 2023? किस धारा के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों से किसी विशेष या स्थानीय कानून के प्रावधान अप्रभावित रहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, सेक्शन 1 सबसेक्शन 3, सेकेंड ऑप्शन, सेक्शन 1 सबसेक्शन 4, एंड थर्ड ऑप्शन, सेक्शन 1 सबसेक्शन 5, फोर्थ ऑप्शन, सेक्शन 1 सबसेक्शन 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 1 सबसेक्शन 6। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 सबसेक्शन 6, द प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ रिमेन अनअफेक्टेड बाय द प्रोविजन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। और आईपीसी में ये कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 5 था, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, राइट। और ये तीनों सेक्शन जो हमारा है ये एप्लीकेबिलिटी से डील करता है, और सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 इंट्रा टेरिटोरियल से रिलेटेड है, एंड सबसेक्शन 4 एंड 5 किससे रिलेटेड है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन किस में आएगा? 4 एंड 5 में, और थर्ड में क्या आ जाएगा? इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, राइट। अब हम दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं। एक प्रॉब्लम में है कि एक इंडियन है, चाइना जाता है और वहाँ पर मर्डर कर देता है, और वहाँ पर अब उसको पनिशमेंट दे दिया गया और उसके बाद रिलीज कर दिया गया। बिल ही गेट्स पनिश्ड इन इंडिया एज वेल, इंडिया में भी क्या अब उसको पनिशमेंट दिया जाएगा? तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपर्डी का रूल लगेगा, और एक ही व्यक्ति को 2 बार हम कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं, पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है, इस वजह से अब उस इंडियन को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। और सेकेंड प्रॉब्लम है, एक फॉरेनर है, मतलब चाइनीज है, और चाइनीज ने वहाँ पे मर्डर किया। अभी वो चाइना का सिटीजन है, मर्डर करता है, मर्डर करने के बाद वो इंडिया का सिटीजन बन जाता है, इंडिया की सिटीजनशिप ले लेता है, अब वो इंडियन बन गया। तो क्या अब चाइना से आने के बाद उसके ऊपर पनिशमेंट दिया जाएगा? तो नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि जब उसने मर्डर किया था उस समय पे वो भारत का सिटीजन नहीं था, और ये इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस समय पे बिकॉज दैट टाइम ही वाज नॉट इंडियन सिटीजन, राइट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, वी विल मीट अगेन न्यू अनदर सेशन, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।